हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। लास्ट वीडियो में हमने ग्लोमेरुलर डिजीज़ के मैकेनिज्म्स पढ़े थे और नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ा था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पहले हम रिवाइज कर लेते हैं और हम आगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ कंपेयर करके उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कैसे एक दूसरे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये सिम्टम्स सिमिलर से हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं इसमें। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो हेमेचूरिया है। पेशेंट आपके पास कंप्लेन के साथ आएगा कि मुझे यूरिन में ब्लड आ रहा है या रेड कलर का यूरिन आ रहा है। सेकंड कॉज या सेकंड सिम्टम जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा, कहेगा आंखों के सामने सूजन आ रही है, स्पेशल पेरी ऑर्बिटल एडिमा की बात करेगा। ठीक है, उसके बाद अदर सिम्टम्स और साइंस आप देख लेते हो कि पेशेंट हाइपरटेंसिव तो नहीं है, और टेस्ट करके आप चेक करते हो कि प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा पेशेंट को, या जो है अदर सिम्टम्स आपको बताएगा कि कोई इन्फेक्शन हुआ था या कोई ऑटोइम्यून कंडीशन की इनहेरिटेड कंडीशन है कोई। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट करेगा। 4 हमने इसके कॉजेज़ पढ़े थे। इसमें पहला कॉज हमने पढ़ा था पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के इन्फेक्शन के बाद बच्चे में जो है हेमेचूरिया हो रहा है, तो मीन्स के पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी आईजीएन नेफ्रोपैथी। आईजीएन नेफ्रोपैथी भी बिल्कुल सेम ही होती है, बस सिर्फ ड्यूरेशन का फ़र्क होता है दोनों का। वो 4 वीक्स के बाद होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, और आईजी जो है वो 5 to 6 डेज़ के अंदर जो है सिम्टम्स आ जाते हैं पेशेंट को। उसके बाद थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी कि एसएलई और जो है हिनोशोरन परप्यूरा, जिसे रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम बोल रहे थे, आरपीजीएन। इसमें बहुत सारी कंडीशन आ रही थी, सिस्टमिक कंडीशंस, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो 3 से 4 जो होंगे वो कॉमन होंगे। इसमें सबसे पहले जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो करेगा फौदी यूरिन के साथ, कि फौदी यूरिन आ रहा है, मतलब कि झाग वाला यूरिन बन रहा है। सेकंड कंप्लेन करेगा कि उसको एडिमा बन रही है, पीडल एडिमा हो रही है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो रही है, एब्डोमिनल एडिमा आ रही है। ठीक है, ओबीज होगा बाय वेट। ठीक है, और साथ में पेशेंट का जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होगा। उसके बाद आप अदर कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक देखते हो विद टेस्ट और साइंस कि क्या क्या हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आपके जो एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ में आपसे कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा पूछ जाते हैं, और दूसरा कॉजेज़ ऑफ द कंडीशन पूछ जाती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में इन 2 टॉप पॉइंट्स पे ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स है, कैरेक्टराइज बाय नंबर ऑफ रीनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स, मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ विच आर प्रोटीन यूरिया। कितना होना चाहिए प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर होना चाहिए। कब पता पड़ेगा? जब आप 24 आवर प्रोटीन यूरिनरी प्रोटीन्स करवाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कितनी प्रोटीन लूज़ कर रहा है पेशेंट। हाइपोएल्ब्यूमिनिया होगा, जब प्रोटीन लूज़ होगी तो एल्ब्यूमिन लेवल बॉडी से डिक्रीज़ होगा, क्योंकि सारा तो लूज़ हो रहा है आपका प्रोटीन फॉर्म में। और एडिमा फॉर्मेशन हो सकती है, हमने बात की थी एडिमा की। हाइपरटेंशन हो सकता है, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो रेनिन-एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिड्यूरिया और हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट क्यों आ रही है? जब आपकी बॉडी से प्रोटीन लेवल लूज़ होंगी तो जो जहाँ पे प्रोटीन बनती हैं लिवर में, उसका काम बढ़ जाता है। जब उसका काम बढ़ेगा तो वो लिवर की जो है वो लिपिड की कैटाबॉलिज्म करवाएगा और लिपिड लेवल को बॉडी में बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। और कभी कभार इतना लेवल लिपिड का बढ़ जाएगा कि आपकी वो भी लीक होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपकी कैपिलरीज तो वैसे ही लीकी हो गई हैं, वैसे ही डैमेज हो चुकी हैं, तो वो लिपिड को भी बॉडी से रिमूव करना शुरू कर देती हैं। हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट क्यों होती है? हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट इस वजह से होती है कि लिवर में आपकी जो है कोगुलेशन प्रोफाइल बनता है, फैक्टर्स बनते हैं, एंटीथ्रम्बिन 3 और कोगुलेशन फैक्टर्स, वो भी आपके जो है बॉडी में एक्स्ट्रा रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्लासीफाई किया हुआ है 2 टाइप्स में। प्राइमरी टाइप मीन्स कि आपकी कैपिलरीज ही डैमेज हो गई हैं, किडनी के प्रॉब्लम है। सेकेंडरी कॉजेज़, अदर कॉजेज़ की वजह से कैपिलरी डैमेज हुई हैं।
ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली शो ही आपकी जो है कैपिलरी डैमेज को बता रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी डिजीज़ कौन सी हैं? मिनिमल चेंज डिजीज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम है, जो 15 to 70% जो है बच्चों में डिजीज़ होती है और ये कॉमन कॉज डिजीज़ है। इसके बाद मेम्ब्रेनस डिजीज़ 30% इन एडल्ट। सेकंड कॉज इज फोकल सेगमेंटल FSGS जिसे बोलते हैं, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। और द लास्ट वन जो रेयर कंडीशन है वो RPGN रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। अदर कंडीशंस में सेकेंडरी कॉज में डायबिटीज़ मेलाइटस द मोस्ट कॉमन कॉज है, ल्यूपस कंडीशन, अमाइलाइडोसिस और वायरल इन्फेक्शंस। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में इन द फॉर्म ऑफ MCQs, उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी कंडीशन जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो बच्चों में मोस्ट कॉमन वो है मिनिमल चेंज डिजीज़, ठीक है। उसके अलावा एडल्ट्स में कौन सी डिजीज़ है वो है मेम्ब्रेनस डिजीज़ मोस्ट कॉमन एंड सेकंड मोस्ट कॉमन इज FSGS, ठीक है। सेकेंडरी कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन सी कंडीशन है वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है रिपीटली पूछे जाते हैं पेपर में। अब बात करते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हमने बात की थी कि आपकी प्रोटीन्स जो है वो लीक होना शुरू हो गई हैं कैपिलरीज से। वैसे नॉर्मली जो प्रोटीन होती हैं वो लीक नहीं होती है कैपिलरीज से, क्यों? बिकॉज ऑफ दी एक तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और लार्ज मॉलिक्यूलर वेट है, तो कैपिलरीज से नहीं हो पाती है। बट ड्यू टू डैमेज ऑफ द कैपिलरीज प्रोटीन जो है वो लूज़ होना शुरू हो गई हैं। जब लूज़ होंगी तो आपकी बॉडी से प्लाज्मा से एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। जब एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज़ होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा प्लाज्मा का। जब प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और मेंटेन नहीं हो पा रहा तो बॉडी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो प्लाज्मा में आना शुरू हो जाएगा और थर्ड स्पेसिंग जिसे हम एडिमा कहते हैं वो होना शुरू हो जाती है, पहली बात। और साथ में आपका प्लाज्मा वॉल्यूम पहले ही बॉडी से डिक्रीज़ है तो आपकी बॉडी जो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट करती है। जब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट करेगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक और सिम्टम हमने यहाँ पे कवर कर लिया वो है हाइपरटेंशन। पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा। और अदर सिम्टम्स आपके लिवर के फंक्शंस भी हैं वो डिले होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें लिपिड यूरिया, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट भी हो सकती है, क्योंकि आपकी लिवर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर रहा है और एल्ब्यूमिन वो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट बन रही है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ दी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्राइमरी टाइप्स की बात करेंगे। मिनिमल चेंज डिजीज़ हमने बात करनी है कि मिनिमल चेंज डिजीज़ मोस्ट कॉमन किस में होती है, बच्चों में होती है। कब होती है, आफ्टर वायरल इन्फेक्शन और एज 2 to 6 ईयर्स वालों में होती है, ठीक है। 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। और ये कंडीशन जो है रिवर्सिबल कंडीशन है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि कंडीशन है पेशेंट सिम्टम्स साथ प्रेजेंट हुआ है, आपने ट्रीटमेंट दिया, रिवर्स हो गई, तो कौन सी कंडीशन हो गई, मिनिमल चेंज डिजीज़ हो गई, ठीक है। प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है इसकी। अगर ये कंडीशन एडल्ट में हो जाए तो इसकी एसोसिएशन है किसके साथ, हॉस्किन लिम्फोमास के साथ। तो आपका एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेशेंट जो है वो लिम्फोमास के साथ है, अब उसको मेचूरिया होना शुरू हो गया, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन है इसको से वो गुजर रहा है, मिनिमल चेंज डिजीज से गुजर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस टाइप के। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की तो बात कर ली। हाँ, अब हमें क्या पॉइंट्स मिलेंगी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और लाइट माइक्रोस्कोप में। लाइट माइक्रोस्कोप में आपको नॉर्मल ग्लोमेरुलाई मिलेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी उसमें। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होगा कि जो पोरोसाइट्स होते हैं, हमने बात की थी कि जो आपकी कैपिलरीज और बाउमेंट्स कैप्सूल जो लेयर्स होती हैं उसके बीच में इंटरकलेशंस होती हैं जिसे हम पोरोसाइट्स बोलते हैं। ये आपस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, डिफ्यूजन हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस ऑफ द पोरोसाइट्स। उसके बाद दूसरी कंडीशन है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी क्या है, इज करेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ ग्लोमुलर कैपिलरीज वॉल ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ deposits containing Ig along the sub-epithelial sides of the basement membrane। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा कि आपको जो है पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है सिम्टम के साथ, आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा तो आपको ग्रेनुलर डिपोजिशन मिल रही है सब एपिथेलियल साइड ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो मोस्ट कॉमन सब एपिथेलियल डिपोजिशन किस में मिलती है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में। कॉजेस
75% इडियोपैथिक कॉज होता है, प्राइमरी कॉज अननोन कॉज होता है। सेकेंडरी कॉजेज में कौन कौन से हो सकते हैं? सर्टेन ड्रग्स कैन कॉज मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें पेंसिलामीन, गोल्ड एंड सेट्स 3 टाइप के ड्रग्स हैं जो मोस्ट कॉमन कंडीशन करवाती हैं। सर्टेन इन्फेक्शंस करवाते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के साथ आपको केस प्रेजेंट कर सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जिसमें लंग ट्यूमर्स एंड कोलन ट्यूमर्स कैन कॉज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। और सर्टेन HLA एसोसिएशन कंडीशंस होती हैं, HLA DQA1 जो होती है मोस्ट कॉमन होती है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में। सिम्टम्स हमने पहले ही पढ़ लिए थे, कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, सब सेम ही होते हैं, बट इसमें यह होगा कि हेमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया और ये सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट जो हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी और नॉन सेलेक्टिव होगी। स्मॉल एल्ब्यूमिन, लार्ज एल्ब्यूमिन सब जो है लूज होना शुरू हो जाती हैं, जबकि मिनिमल चेन डिजीज़ में सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया हो रहा था। एल्ब्यूमिन जो लार्ज एल्ब्यूमिन थी वो ही लूज़ हो रही थी। ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी हमें? इसमें हमने बात की थी डिफ्यूज़ थिकनिंग होगी ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल की, और सब एपिथेलियल जो है IgG डिपोजिशंस मिलेंगी। 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। दिस इज़ दी ग्राफिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। डिफ्यूज़ थिकनिंग होगी ग्लोमेरुलर वॉल्स की, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सब एपिथेलियल डिपोजिशंस मिलेंगे। उसके बाद थर्ड कंडीशन जो है वो है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, द लास्ट कंडीशन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। प्राइमरी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट्स। तो सेकेंडरी कॉज है प्राइमरी मेम्ब्रेनस था यूनाइटेड स्टेट। फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस जो है प्राइमरी कॉज तो उसके जो एडियोपैथिक ही होगा, सेकेंडरी सर्टेन डिजीज़ के साथ इसकी एसोसिएशन है, स्पेशली इसकी कॉजेज़ हैं उसमें HIV और द सेकंड वन इज़ आपका हीरोइन एडिक्शन। तो आपके पास क्वेश्चन हमेशा इस तरह ही आता है कि एक पेशेंट है जो हीरोइन एडिक्टेड है या सम एडिक्शन के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रहा है, उसको हेमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया और हाइपरटेंशन हो रहा है और एडिमा हो रही है, तो आपने जो देखना है, रूल आउट करना है, वो जो है फोकल सेगमेंटल डिजीज़ को जो है रूल आउट करना है, क्योंकि इसकी ज़्यादा एसोसिएशन हीरोइन और HIV के साथ है। ठीक है, ये भी सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव जो है इसकी प्रोटीन यूरिया होता है, स्टीरॉयड पुअर रिस्पॉन्स है, और ये 50% एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में कन्वर्ट होती है डिजीज़। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या होंगे? फोकल एंड सेगमेंटल लीजन्स मिलेंगे। जो आपकी कैपिलरीज है वो आपको जो है उसमें कुछ कैपिलरीज जो है डैमेज मिलेंगी, कुछ नॉर्मल मिलेंगी, तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगा लाइट माइक्रोस्कोपिक में। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक में क्या मिलेगा? बोथ स्क्लेरोटिक एंड नॉन स्क्लेरोटिक एरियाज आर शोज डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस एंड देयर में आल्सो बी अ फोकल डिटैचमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड रीनल ऑफ द अंडरलाइंग GBM। तो आपको कंडीशन में क्या होगा? नॉन स्क्लेरोटिक और स्क्लेरोटिक मिलेगा और डिपोजिशंस मिलेंगी कहाँ पे? अंडरलाइंग द GBM, ग्लोब्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको जो है C3 और IgM जो है डिपोजिशंस मिलेंगी मेसेंजियम में। दिस इज द हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर्स। इसमें आपको कुछ स्क्लेरोसिक ग्लोमेरुला मिलेंगी और कुछ नॉर्मल मिलेंगे। दिस इज़ दी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर ऑफ दी, और ग्रॉस पिक्चर जो आपको किडनीज की बता रहा है कि आपकी ये सारी कैपिलरीज तो नॉर्मल हैं, मगर ये कैपिलरीज आपकी स्क्लेरोटिक हो चुकी हैं, और ये कंडीशन जो है वो भी स्टेरॉइड से रिस्पॉन्स का पुअर है। डॉक्टर्स हमारे प्राइमरी कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम ने पढ़ लिए। सेकेंडरी कॉज में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस, एंड सेकंड मोस्ट कॉजेज ये अमाइलाइडोसिस एंड SLE कंडीशन आती है। आपके पास मोस्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो डायबिटीज़ के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटरस्टिशियल डिजीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।